हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी का पार्ट 2 यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का पार्ट चल रहा है। जो पहला हम अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो इसके तहत हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों पहली है एंटी साइकोटिक्स। तो एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं? तो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स वो होती हैं यानी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, यानी एंटीसाइकोटिक्स और न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स का यूज मेनली साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो साइजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का या न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स का। तो साइजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है। जो मेंटल डिजीज है उनके प्रमुख रूपों से एक है, एक मेजर टाइप होता है। ये जो मेंटल डिजीज होती हैं उनमें से बहुत ही मुख्य रूप से पाए जाने वाला एक साइजोफ्रेनिया नामक एक डिजीज होती है, मेंटल डिजीज। वो प्रमुख रूपों से एक है जो युवा लोगों को, जो यंग पीपल होते हैं उन लोगों को प्रभावित करती है। जो साइजोफ्रेनिया है वो ज़्यादातर जो युवा लोग होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं उनमें पाई जाती है साइजोफ्रेनिया। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो ये हो गई एंटी साइकोटिक्स। अब देख लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं? तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर सिस्टमिक आर्टरीज में नॉर्मल प्रेशर की बजाय हाई प्रेशर से फ्लो करने लगता है, ऐसी कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टमिक आर्टरीज होती हैं, ये धमनियाँ होती हैं, उसमें जब नॉर्मल प्रेशर जाता है, जो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है यानी हाई प्रेशर हो जाता है, जब ब्लड फ्लो करने लगता है हाई प्रेशर से, तो उसे हाइपरटेंशन की कंडीशन में रखा जाता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज हम हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं इनका यूज करके। जैसे बीटा ब्लॉकर होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। तो बीटा ब्लॉकर में एक प्रोप्रानोलोल हो गई, एटिनोलोल हो गई, ये उसमें ड्रग्स आती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो वेरापामिल है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं? तो एंटी एंजाइनल एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इस्कीमिया के कारण होने वाला एक सिम्टम है। जो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है इसका एक सिम्टम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया में हार्ट ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जो होता है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है मायोकार्डियल इस्कीमिया में। इसलिए हार्ट मसल्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिस वजह से क्या होता है कि हार्ट तक, जो हार्ट मसल होती है वहाँ तक सफिशिएंट मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते, और ठीक से जो हार्ट होता है वो काम नहीं कर पाता है और एंजाइना का शिकार बन जाते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स का काम होता है, जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं उनका काम होता है मायोकार्डियम इस्कीमिया। जो मायोकार्डियम इस्कीमिया एरिया होता है, जो मायोकार्डियम इस्कीमिया का क्षेत्र होता है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और मांग को दोबारा से स्थापित करना यानी कि दोबारा से संतुलन में लाना, यही एंटी एंजाइनल ड्रग्स का काम होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो एंजाइना नामक शब्द है उसका यूज, जो एंजाइना होता है उसका मीन्स होता है चेस्ट पेन। क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, जो ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं उसमें फॉर्मेशन यानी प्लेक का निर्माण होना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जाना जाता है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वहाँ पर प्लेक का निर्माण होता है असामान्य मात्रा में, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में जाना जाता है। तो समय के साथ यानी विद टाइम तो प्लेक हार्ड हो जाती हैं। जो प्लेक होती है वो हार्ड हो जाती है और आर्टरीज को नैरो कर देती है। जो आर्टरीज होती है, हमारी आर्टरीज होती है, उन्हें नैरो कर देती है यानी सकरा कर देती है, उसे मतलब चिपकाने की कोशिश करती है, जिससे जो हार्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन को सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। जो ऑक्सीजन होती है वो कम मात्रा में सप्लाई हो पाती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें प्लेक का निर्माण होता है, प्लेक का फॉर्मेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, जो आर्टरीज में जमा हो जाती है, जिससे जब जब प्लेक समय के साथ यानी जब टाइम बढ़ता जाता है तो प्लेक हार्ड होता जाता है
और जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो नैरो होती जाती हैं, यानी सक्रिय होती जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे हार्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को जो जिससे ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए ये एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है CHF। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन, यानी जब हार्ट बॉडी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में, ब्लड को पंप करने में विफल रहता है, तो CHF की कंडीशन उत्पन्न होती है। जब हार्ट क्या करता है? जब हार्ट बॉडी रिक्वायरमेंट्स को, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे पूर्ण करने में, यानी ब्लड को पंप करने में विफल रहता है, तो CHF की कंडीशन उत्पन्न होती है, जिसे हार्ट फेलर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि HF के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या होता है इसमें? बॉडी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि ब्लड को पंप करने में विफल रहता है। तो जो हार्ट होता है हमारा, जो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, किसकी वजह से? जब बॉडी रिक्वायरमेंट्स जो पूरी नहीं हो पाती, यानी ब्लड और ऑक्सीजन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता, जिस वजह से हार्ट है जो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उससे क्या होता है कि CHF की कंडीशन उत्पन्न होती है, और जिसे हम हार्ट फेलर भी कहते हैं, यानी कि HF भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? हेमेटोनिक्स एजेंट्स। तो हेमेटोनिक एजेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वे एजेंट्स जो ब्लड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो ब्लड को बनाने में शामिल होते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं, तथा एनीमिया को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। जब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया डिजीज हो जाती है, तो उसे ट्रीट करने में, उसे यानी ख़त्म करने में, प्रिवेंट करने में यूज किए जाते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें हेल्दी आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, वह कंडीशन क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। तो ऐसी कंडीशन जब हेल्दी आरबीसीज, जो स्वस्थ आरबीसीज होती हैं, और हीमोग्लोबिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी कमी आ जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। तो ये हेमेटोनिक्स एजेंट्स के अंदर आती हैं। तो हेमेटोनिक्स एजेंट्स आपने देखे, तो इसमें और देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसीज का एक मेजर पार्ट है, बहुत मुख्य पार्ट है आरबीसीज का, या हीमोग्लोबिन। तो जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाउंड हो जाते हैं, यानी बनते हैं, जुड़ जाते हैं। जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीमोग्लोबिन में जुड़ जाते हैं। इसी तभी तो हम कहते हैं कि जहाँ मतलब ब्लड जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाती है। मतलब ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। तो ये लास्ट है, यानी एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे एजेंट्स जो कोगुलेशन एबिलिटी को डिक्रीज करते हैं इज नॉन एज एंटीकोगुलेंट्स। जो कोगुलेशन एबिलिटी को नहीं होने देते, यानी उसे कम करते हैं, तो इसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जो क्लॉट पहले से बने होते हैं उन्हें वे डिजोल्व नहीं करते हैं, लेकिन वे न्यू क्लॉट्स का फॉर्मेशन नहीं होने देते, एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मतलब एंटीकोगुलेंट्स का काम होता है कि मतलब नया थक्का नहीं बनने देना, जो पहले से मौजूद है उससे छेड़खानी न करना, उसे डिजोल्व न करना। जो अगर नया बनने की कोशिश करता है, न्यू क्लॉट्स बनने की कोशिश करता है, तो उसे नहीं बनने देना। यही एंटीकोगुलेंट्स की परिभाषा होती है। तो फॉर एग्जांपल इसमें किसका यूज किया जाता है? हेपेरिन का यूज किया जाता है, वारफेरिन का यूज किया जाता है। हेपेरिन है वो एक इंजेक्शन होता है, जैसे आईवी के थ्रू हम उसे इंजेक्ट कर सकते हैं, और वारफेरिन होता है वो ओरल रूट के थ्रू वो ड्रग्स दे दी जाती है। तो ये इसके मेन एग्जाम्पल होते हैं एंटीकोगुलेंट्स के। तो दोस्तों देख सकते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स क्या होते हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स का यूज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड आर मेनली यूज फॉर प्रिवेंटिंग आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है? जो एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स होती हैं वो प्लेटलेट के प्लग फॉर्मेशन को रोकती हैं। इसी के साथ साथ इसका मुख्य काम होता है प्रिवेंट करना आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को। जो आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है उसे भी वो प्रिवेंट करती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज, इनमें जो गुड होते हैं इनका यूज क्या किसके लिए किया जाता है? इनका यूज किया जाता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड कोरोनरी स्टेटिंग के बाद रेस्टेनोसिस को रोकने के लिए किया जाता है। जो इन प्रॉपर्टीज, जो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स में, उन प्रॉपर्टीज का यूज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी स्टेटिंग के बाद रेस्टेनोसिस को रोकने के लिए किया जाता है।
यही इसकी परिभाषा होती है। बहुत ही आसान शब्दों में ये परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो लास्ट परिभाषा है इस वीडियो की, यानी लास्ट डेफिनेशन है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स वो होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स वाइडन द डायमीटर ऑफ ब्रोंकियल टिप्स। तो ब्रोंकियल टिप्स होता है वो जब सकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसे वाइड करने का यानी चौड़ा करने का काम करते हैं, यानी उनके व्यास को चौड़ा करने का काम करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। जिससे क्या होता है कि एंड यूज टू रैपिडली रिलीव ऑफ एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। तो बहुत जल्दी रिलीफ यानी आराम मिल जाता है एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म से ऑफ द अस्थमेटिक अटैक। तो जिससे कि मतलब अस्थमेटिक अटैक हो उससे पहले ही जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज कर लेंगे तो वाइडन कर देंगे, जो नैरो हो गई हैं ब्रोंकियल टिप्स उनको सकरा हो गई हैं उसे डायमीटर कर देते हैं, वाइडन कर देते हैं उनके डायमीटर को, यानी जो नैरो हो जाता है उसे वाइडन कर देते हैं, उससे आराम मिलता है बहुत जल्दी। रैपिडली रिलीव द एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म ऑफ द अस्थमेटिक अटैक। तो दोस्तों इसमें हमने देखा पार्ट 2 फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।